मित्रों नमस्कार। आज के बातों बातों में कार्यक्रम में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 111वां भाग है, एपिसोड है, और हमारे बीच हमारे मेहमान देश के जाने माने पार्श्व गायक युवा दंपत्ति श्री समीर दाते और दीपाली दाते सोमैया बम्बई से हमसे जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में। उनकी ख्याति न केवल देश में बल्कि दुनिया में फैली हुई है। पार्श्व गायन के क्षेत्र में समीर जी और दीपाली जिस तरह से देश और दुनिया में अपनी एक जगह बना के, अपना एक सम्मान बना के और अपने स्वर माधुरी से जो प्रशंसकों का एक बड़ा वर्ग तैयार करके हम सबका एक अलग संसार निर्मित करते हैं, आनंद का, मनोरंजन का, वो अद्भुत है। उसका रस, उसका आस्वाद वही जान सकते जिन्होंने उसको प्राप्त किया हो। वे समीर मूलतः इंदौर से संपर्क रखते हैं, संबंध रखते हैं। उनके पिता वहाँ पर लंबे समय रहे, उनके दादाजी वहाँ लंबे समय रहे और बाद में वे बम्बई में सक्रिय हो गए। जाके वहाँ पर एक पार्श्व गायन के क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई और देखते ही देखते दुनिया में छा गए। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे बहुत ही विनम्र, दोनों दंपति, उनको देखकर ये अच्छा लगता है और सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम अनुभूतियों के एक ऐसे संसार में विचरण कर रहे हैं जहाँ पर संगीत और गीत की एक ऐसी गंगा बहती है जिसका पावित्र, जिसका बोध अनूठा है। ये एक सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम का वे हिस्सा बने। हम लगातार चाह रहे थे कि वो इस कार्यक्रम में जुड़ें, इस कार्यक्रम में आए। मेरी कुछ समय से उनसे बातचीत भी हो रही थी, लेकिन कुछ समय पहले उनके समीर भाई के पिता का स्वर्गवास हुआ तो वो शोक में थे और कुछ दिन पहले उन्होंने फिर संपर्क करके बताया कि अब इस समय कार्यक्रम वगैरह कर सकने की स्थिति में है, मिलने बातचीत करने की स्थिति में है। तो उनके साथ फिर हम लोग जुड़े और आज की तारीख तय हुई। 111वां नंबर 111, एक शुभ नंबर, एक अच्छा नंबर, और ये बातचीत हमारी से शुरू होने वाली है। बस ज़रा सी देर है। चौहान साहब आपको नमस्कार, संयम जैन आपको नमस्कार, केदार वैद्य जी आपको नमस्कार, नमूदरी जी आपको नमस्कार, प्रतिभा व्यास जी आपको नमस्कार। सभी अपने मिलने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले मित्रों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ और उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामव्रत पांडे जी आपका भी हार्दिक स्वागत है। हम बस थोड़ी देर में समीर जी से जुड़ेंगे, दीपाली जी से जुड़ेंगे और संगीत और की साधना और इसकी एक पूरी जो परंपरा है उसको लेकर उनके साथ बात करेंगे, उनके अनुभव जानेंगे। मैं जोड़ रहा हूँ उनको। अनिल चौबे जी आपको भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार समीर जी, नमस्कार दीपाली जी। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप भी सब ठीक होंगे? जी जी। इस पूरे अच्छा लग रहा वातावरण। है। हम लोग काफी दिनों से बात कर रहे थे कि आपके शो का हिस्सा बनेंगे। कई बार मैंने आपकी चर्चाएं सुनी कुछ और प्रतिभाशाली कलाकारों के साथ और हमेशा ही अच्छा लगा। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ मसरूफियत ऐसी रही, कुछ चीजों की की वजह से कि नहीं जुड़ पाए, लेकिन आज जुड़कर बहुत खुशी हुई। अभी आपके आने से पहले हम यही बात कर रहे थे, जो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हमारे साथी, उनको मैं यही बता रहा था कि किस तरह से समीर भाई और दीपाली जी से हमारा एक अपना सरोकार बना है और देश और दुनिया में किस तरह से उनको उनकी स्वर माधुरी की वजह से जाना जाता है। मध्य प्रदेश से उनका क्या रिश्ता है और एक महीने पहले ही जो एक परिवार में जो एक विपत्ति आई, पिताजी जी का स्वर्गवास हुआ, वो उसका भी मैंने जिक्र किया। ये सब सचमुच में ये बहुत व्यथित कर देने वाली घटनाएं हैं जो जीवन में कभी हम इससे उबर नहीं सकते हैं, लेकिन
इस दुनिया में हमको लौटना होता है, सही बात अपने है। लिए और सबके लिए। तो मैं यही कामना करता हूँ कि इस पूरे कठिन समय में भी आप सबको वो हिम्मत दे, और वो अपनी उसी ऊष्मा के साथ आप में विराजमान हो और आपका समय समय हमेशा मार्गदर्शन करते रहे, यही कामना है मेरी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। और आपको बता बाबा बाबा जो थे हमारे, संगीत उनकी रग रग में बसता था। तो जी संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम हमेशा उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जी जी सुर उनके दिल के बहुत ही करीब था। जो सच्चा सुर है वो कहते जी। थे कि वो सुन के मुझे कुछ हो जाता है, ऐसा हमेशा। इंदौर में जो भाई संजय पटेल जी हैं, उन्होंने मुझे एक बार बताया था। एक तो समीर भाई, आपका मध्य प्रदेश से रिश्ता है, इंदौर से, और एक आप पिताजी और दादाजी कैसे बेगम अख्तर जैसी गायिका इंदौर में आती थी, आपके दादाजी, आपके पिताजी उनका आतिथ्य करते थे और संगीत की हमारे महफिलें से। हमारी मेरे मेरे दादाजी की हवेली हुआ करती थी स्नेहलतागंज में। जी जी तो जी पूरा परिवार वहां रहता था। और शायद ही ऐसा कोई कलाकार हो, आप पंडित भीमसेन जोशी कह लीजिए, पंडित कुमार गंधर्व कह लीजिए, बेगम साहिबा कह लीजिए, जी कितने जी सारे ऐसे महान आर्टिस्ट थे जो कई कई दिनों तक हमारे वहाँ उस घर में, जिन्होंने हाँ जिन्होंने आके शिरकत की है, महफिलें जमाई हैं, रहे हैं हमारे साथ एक फैमिली की तरह। तो जी जी एक माहौल ही संगीत का ही रहा है हमारे हमारे मतलब मेरे पिताजी के बचपन से उन्होंने यही देखा है कि घर में संगीत का माहौल है, म्यूजिशियन आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक घर में कैसी फैमिली रहती है उसी तरह से रह रहे। तब तो इतनी औपचारिकता भी नहीं हुआ करती थी जो अब आज के दौर में है। सच कह रहे हैं, तब सही बात। तब कोई म्यूजिशियन आता था और कह देता था कि दाते साहब मैं 10 दिन रहूंगा। हाँ बिल्कुल रहिए, आपका सारा इंतजाम हो जाएगा। तो ये एक तब की एक कल्चर अलग था। और मेरे हाँ पिताजी उसी कल्चर में बड़े हुए, तो बहुत बहुत सारी उनकी जो अभी आदतें थी, पुणे में रहते थे वो कई साल से। तो हमारे हम्म पुणे के घर का भी जो दरवाजा था वो हमेशा खुला रहता था, और हम्म। कभी भी कोई भी आ सकता है। और अगर आएगा तो वो, अगर ब्रेकफास्ट के टाइम आया तो ब्रेकफास्ट खाना पड़ेगा, अगर लंच के टाइम आया तो लंच खाना पड़ेगा, अगर शाम को आया तो डिनर भी खाना पड़ेगा और बाकी इंतजाम भी सारे होंगे। तो हाँ हाँ ये एक और एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगी कि कोइंसिडेंटली दिसंबर के महीने में इनकी सिस्टर आई हुई अमेरिका से, और जी पिताजी का 80वां जन्मदिन था। तो हम हाँ। सब इंदौर आए थे और उसी हवेली को देखने पिताजी हमको लेके गए थे। और अच्छा अच्छा। बहुत ही मजा आया था। वो जी जी बहुत ही जी। यादगार लम्हा था। हमको ऐसा अंदाजा भी नहीं था कि 6 महीने में पिताजी हमारे बीच में हैं। हाँ हाँ, ये बहुत तकलीफ देह है, और मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ कि मैं कभी, मतलब मैं जैसे खुद भी, मेरी माँ माँ जो है 5 वर्ष पहले नहीं रही, तो मैं तो आज तक उनके तकलीफ से उबर नहीं पाया। जी तो जी। मैं इसको रियलाइज कर सकता हूँ कि ये हानियाँ कितनी बड़ी होती हैं। अचानक से हमको लगता है कि हमारा सारा बचपन, हमारी युवावस्था कहीं चली गई। जी सही बात है आपकी। लेकिन एकदम एक से ही अजीब सा। हमारी हमारी इसमें ऐसा है सुनील जी के, उन्होंने इतनी धरोहर छोड़ी है म्यूजिक की हमारे लिए। और जी म्यूजिक हमारे लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, लेकिन हमारे लिए साधना भी है। और हाँ हमारे हाँ, लिए बिल्कुल जीवन का एक बहुत अटूट अंग है वो। तो बिल्कुल। उसके द्वारा ऐसा लगता है कि पिताजी साथ में ही है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि नहीं है साथ में। तो वो वो तो एक है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। वही 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 बल जो है, और वही हौसला हमको आगे बढ़ाएगा। जी जी बिल्कुल। मैं जरूर यहाँ पर एक बातचीत की शुरुआत करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में जब ये रहा कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकले, लोगों से मिले नहीं, तो अब क्रिएटिव लोग क्या करें। तो जैसे जिस तरह से लिखने पढ़ने से मेरा भी वास्ता है, तो मुझे लगा कि ये एक माध्यम ऐसा हो सकता है कि हम आप सब जैसे गुणी कलाकारों से लाइफ और क्रिएशन को लेकर, जीवन और सृजन को लेकर हम कुछ बातें करें। और जो कुछ भी आपने अपने जीवन में इस जगह तक आते आते अचीव किया है, जो कुछ मुश्किलें उठाई हैं, जो कुछ स्ट्रगल किया है, वो सब नई पीढ़ी को भी जानने का मौका मिले और हम सबको भी, और उससे दो बातें हमको भी सीखने को मिले अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए। जी जरूर तो जरूर। मुझे नहीं अंदाज था कि ये जर्नी यहाँ तक चली आएगी, 100 के पार निकल जाएंगे, लेकिन
ये सब आप जैसे मित्रों की दुआ है कि बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, मैंने पहले कुछ आपके कार्यक्रम सुने भी हैं और आनंद भी लिया है उनका। जी जी। मैं ये जिज्ञासा रहेगी कि इंदौर में आप कब तक रहे और इंदौर से फिर आगे कैसे आपकी यात्रा बढ़ी? देखिए, मैं इंदौर में कभी नहीं रहा। मेरी पैदाइश अच्छा मुंबई की है। तो अच्छा अच्छा। मेरे मेरे पैदाइश के लगभग 5 या 6 साल पहले हमारा पूरा परिवार इंदौर से मुंबई शिफ्ट हो गया। अच्छा अच्छा। और जी हाँ जी, वो इसलिए कि मेरे जो चाचा जी हैं, अरुण दाते जी, जी। तो उनको यहाँ जॉब मिल गई थी। वो गाते थे जी और यहाँ उनको जॉब मिल गई थी। तो पूरा हाँ हाँ परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया था। हाँ। और इंदौर से तब मतलब मेरे दादाजी की भी तबीयत थोड़ी सी नासाज रहने लगी थी उस वक्त। ये मैं बात हाँ। कर रहा हूँ 1964-65 की। अच्छा तो अच्छा। मेरे पिताजी उससे पहले ही आ गए थे यहाँ पे, क्योंकि वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में अपना कोर्स पूरा कर रहे थे। और हम्म मेरे चाचा जी टेक्सटाइल इंजीनियर बन गए, तो उनको बिरला की कंपनी में यहाँ पे जॉब मिल गई। हम्म। तो फिर जब दोनों भाई यहाँ आ गए तो फिर सारा परिवार ही हम यहाँ आ गया। फिर उसके बाद मेरे पिताजी की मेरी माताजी से मुलाकात हुई, उनकी शादी हुई। और मेरा बचपन पूरा बंबई में ही गुजरा है और मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ। लेकिन हम्म। हमारे घर में एक भी शाम ऐसी नहीं गई कभी कि लोग ना हो और इंदौर की बातें ना हो। तो इंदौर हमें इंदौर में हमारी पैदाइश नहीं है, लेकिन हमको हमेशा यही लगा और बताया गया कि आप इंदौर के ही हो। तो इंदौर से हमारी जो एक अपनापन है इंदौर के साथ, या मध्य प्रदेश के साथ कह लीजिए आप, जो एक हम्म। अपनापन है। क्योंकि हमारे घर में ऐसा है कि हम है मराठी वैसे, लेकिन हमारे घर में हिंदी बोलते थे, ज्यादातर जी हिंदी में ही बोलते थे। उर्दू शायरी का बहुत शौक था। तो हाँ वो एक कल्चर बहुत है, मेहदी हसन साहब को सुनना, शेरो शायरी पे बातें करना। तो एक पूरा नॉर्थ इंडियन आप कह लीजिए कल्चर हमारे फैमिली में था। तो हाँ उस वजह से हमको कभी ये नहीं लगा कि हम एक मराठी फैमिली में हैं। जी और तो मेरे जी। चाचा चाचा जी मराठी के बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं, उनका नाम बहुत बड़ा हाँ है मराठी। हाँ लेकिन बिल्कुल हमारी बिल्कुल। फैमिली में लेकिन हमारी फैमिली में मराठी से भी ज्यादा उर्दू गजलें और वो जो कल्चर है, वो उसका बहुत चलन रहा। और उस वजह से हमने बचपन से बहुत मेहदी हसन साहब को सुना। और जितने जितने अच्छे गायक है, उनको लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं पड़ता था, जितने अच्छे गायक है, अच्छा गाना बहुत सुना हमने बचपन से। तो ये हम्म एक हमारे एक संस्कार कह लीजिए आपके, बचपन से जब पता भी नहीं था कि म्यूजिक क्या है, लेकिन यही कान पे पड़ता रहा हमेशा। हम्म। तो आपको फिर जब आपका जन्म हुआ, आप बड़े हुए, तो आपको चाचा जी से शिक्षा मिली होगी मुझे लगता है आरंभ में। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि वैसे फॉर्मल ट्रेनिंग तो मुझे नहीं मिली, लेकिन बचपन से चाचा जी का गाना ही सुना हमने। मतलब आप आज देख लीजिए कि जब मेरी पैदाइश हुई, हाँ 1970 बॉर्न हूं मैं। जी तो जी। 1970 में चाचा जी का पहला गाना हिट हुआ मराठी का, ऑल इंडिया हाँ रेडियो पे, शुक्र जी जी तारा मंदवर, आप जानते होंगे गाने। जी जी। तो उनकी शुरुआत भी तभी से हुई। तो हम जब बड़े हुए तो हमारे घर में यही गाने बजते थे। तो फ्रैंकली मैं आपको बताऊं कि मुझे बचपन में खेल कूद का ज्यादा शौक था, मुझे म्यूजिक का उतना शौक नहीं था। क्योंकि एक बच्चा होता है जिसको दूसरे दोस्तों में या क्रिकेट खेलने में या ये सब करने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और घर में जब 24 घंटे यही चलता है तो बच्चा भी सोचता है कि अरे मुझे यार उसमें ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ लेकिन हाँ ये जो संस्कार होते हैं, ये कब आपके अंदर जा करके घर बना लेते हैं, आपको हाँ। पता नहीं चलता। तो मैंने एक्चुअली मेरी लाइफ में ऑलमोस्ट 13 साल की उम्र में गाना सीखना शुरू किया। तो मैंने बहुत जल्दी शुरू भी नहीं किया था। लेकिन हम्म। एक बार जो मैंने शुरू कर लिया, तो फिर जो अंदर समा गया था, अननोइंगली, सबकॉन्शियसली कहते हैं, वो हम्म, सब चीज बाहर आने लगी। तो सुरेश वाडकर जी मेरे गुरु थे, मेरे पिताजी मुझे सुरेश जी के यहाँ ले गए थे गाना हम्म, सीखा। पिताजी ने भी शिक्षा दी पहले, जी और चाचा जी भी हमेशा ही बैठते थे साथ में। लेकिन हम्म, मेरे गुरु सुरेश वाडकर जी हैं, जिनके पास हाँ मैं 1983-84 में गया। जो उनके भी गुरु, जो पंडित जयालाल वसंत जी थे, बसंत जी जो जी। जो सुरेश वाडकर जी के गुरु है, तो उन्होंने मुझे पहले 1 साल सिखाया। तो उन्होंने हाँ कहा कि इसके गले में अच्छी मुर्की है, अच्छी फिरत अच्छी है इसके गले में। तो वो फिरत कैसे आई या क्यों आई और कहाँ से आई, उसका मुझे भी कुछ पता नहीं, क्योंकि जो सुना था बचपन से, तो कभी कभी ऐसे गा लेता था कुछ। तो वो एक चीज आ गई। तो और जब हम्म, ये पता चला मुझे, थोड़ा सा जब
थोड़ा सेंसिबिलिटी आ गई कि ये काम मैं कर सकता हूँ, या इस काम में अगर जब मैं कोई गाना गाता हूँ तो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जब ये थोड़ी सी एक सेंसिबिलिटी आ गई तब फिर मैं सीरियस हो गया। और फिर मैंने बाकायदा सुरेश जी से सीखा गाना, और फिर मेरी जर्नी शुरू हुई लगभग 91-92। अच्छा अच्छा। मैं जी दादा से, सुनील दादा से हमको भी बहुत स्नेह मिलता है। जी जब जी उनको जी। लता मंगेशकर अवार्ड इंदौर में दिया जा रहा था तो मैं ही पत्र लेकर पहुंचा था बम्बई, उनको वहां पर अच्छा अच्छा उनके घर अच्छा। में देने। ये शायद 2004 या 5 के आसपास की बात होगी। ओके ओके। तो तो वो एक आज तक उनका एक अपनापन हमेशा। हाँ, अ, वो बहुत 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 प्यार करते हैं आज भी, और जब जब मिलते हैं तो बड़े स्नेह से मिलते हैं। वो बहुत बहुत एक प्यार करने वाले इंसान, हाँ, मतलब उनका ट्रू म्यूजिशियन जिसे कहते हैं, वैसे सुरेश जी। उन्होंने जो एक अपनी जगह बनाई, स्पेस, और एक लकीर खींची अपनी बिल्कुल आवाज से तमाम लोकप्रिय गायकों के बीच में, वो अपने आप बिल्कुल में बड़ी बिल्कुल। मायने। और गुरु के प्रति उनका जो समर्पण है उसका तो मैं बहुत कायल हूँ। नहीं नहीं, वो तो इतने, मतलब एक गुरु के प्रति जो समर्पण आपने कहा, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, इतना मैंने कहीं नहीं देखा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं सुरेश जी को अब देख लीजिए ना आप, 40 साल से तो मैं जानता हूं उनको। तो मेरी उम्र 40 से बहुत ज्यादा भी नहीं है, थोड़ी हाँ ज्यादा हाँ। है उससे। बट मैं तो मतलब ऑलमोस्ट बचपन से सुरेश जी को देखा है। लेकिन हम्म। जितना स्नेह उनको अपने गुरु जी से था, हाँ। और जितनी आस्था उनको अपने गुरु जी में थी, ऐसे मैंने जिंदगी में बहुत कम देखा है, बहुत कम देखा है। होती है हम्म। लोगों में, ऐसा नहीं होती है, लेकिन इतना मैंने कभी नहीं देखा। उन्होंने बहुत सारा, मतलब वो परिवार से भी, मतलब गुरु जी के परिवार से जिस तरह से जुड़े रहे वो लगातार आज भी, वो एक संपर्क वो उनका तो उन्होंने उन्होंने उसी परिवार को अपना परिवार मान लिया। अपना आज की जो परिवार। हमारी प्रेम दीदी है, हाँ तो वो साथ में ही रहते हैं, सब एक ही हाँ। परिवार है वो तो। एक ही मतलब ऐसा परिवार। नहीं कि कोई गाना सीखने आए थे, वो परिवार का इस तरह हिस्सा बन गए कि ये हाँ, उनका परिवार ही बन गया। तो ये इसीलिए मैं परिवार। कह रहा हूँ कि ये ऐसा बहुत कम देखने को। सही बात है। अच्छा, जी जी अब दीपाली जी से पूछूं, वे कहाँ से हैं, जी जी। कैसे फिर अंत में फिर दो रास्ते कैसे एक रास्ता हुए, पता चलेगा। जी वैसे तो मैं गुजराती फैमिली से हूँ। मैं भी इनके जैसे बम्बई में ही पली बड़ी। और अच्छा अच्छा। मेरे पिताजी को म्यूजिक का बहुत शौक था। मेरी मम्मी बहुत रेडियो सुनती। तो 9 साल की उम्र में बस ऐसे ही गरबा गाते गाते पता चला आवाज अच्छी है, फिर क्लासिकल सीखा। और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, वहाँ प्राइजेस मिली। फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने सारेगामा में गाया। तो हम्म। सारेगामा से मुझे नोटिस किया लोगों ने। जगजीत जी ने मुझे मौका दिया गाने का। इनके पिताजी ने मुझे सुना, तो बाबा से मैं हम्म। गाना सीखने लगी, कल्याण जी भाई से गाना सीखी। और ऐसे ही हम्म। जर्नी की शुरुआत हुई, और फिर कुछ साल पहले इनसे शादी हुई। हम दोनों जुड़ गए, और अब एक अलग ही मजा है संगीत का। बहुत कुछ सीखने मिला इनसे भी मुझे, कि मैंने बहुत सारी गुजराती फिल्मों में गाया था। तो मैं बेसिकली एक स्टूडियो की पर्सन थी। मैं बंद हम्म। कमरे में हेडफोन लगा के अपना बहुत बिंदास गाती थी। पर हम्म। स्टेज पे किस तरह से प्रेजेंट करना अपने आप को, किस तरह से ऑडियंस से जुड़ना, बातें करना, उनको ऑडियंस को अपना बनाना, ये चीजें मैंने समीर से सीखी। हम्म। ये अपने बारे में और थोड़ा सा बताना भूल गई है, मैं बताता हूँ आपको कि हाँ ये कई सालों से पहले, सबसे पहले तो इन्होंने सारेगामा से शुरुआत की थी हाँ। 94 में। तो सारेगामा में सोनू निगम जब होस्टिंग करते थे, तो तभी इनको बहुत लोगों ने नोटिस किया। जगजीत जी ने उनको वहां से नोटिस किया, मेरे पिताजी ने उनको हम्म। वहां से नोटिस किया। ऐसे बहुत सारे संगीतकार थे जो इन्होंने इनको पहली बार सारेगामा के मंच पे नोटिस किया और फिर गाने के लिए बुलाया। जगजीत जी के साथ ये बहुत हम्म। सारा गा चुकी, बहुत सारे सीरियल्स का जी ने इनको, काफी सारे उनके एल्बम्स में इनको गवाया है। और इन्होंने हम्म। हिंदी गुजराती मिलके लगभग 200 से ज्यादा फिल्मों में पार्श्व गायन किया है। और इनको हाँ हाँ। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने 4 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया है। तो ये छोटी सी बात क्या बताना बात। भूल गई थी, तो मुझे हाँ, लगा ये मुझे। तो बड़ी। और इनको 2 बार सुनील जी, इनको 2 बार अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2 बार इनको फेलिसिटेट किया है अवार्ड के साथ। तो इनका क्या। गुजरात में बहुत बड़ा नाम है। और हम्म। हमारी, जैसे आपने कहा, हमारी एक जर्नी कुछ साल पहले शुरू हुई
जो इंटरनेशनल स्टेज पर हम समीर और दीपाली के नाम से परफॉर्म करने लगे, तो वो एक अपने आप में अलग जर्नी हुई फिर। और आप तो जानते हैं, आप हमारे साथ रहे हैं और वो दूसरी एक हम दोनों की जो जर्नी शुरू हुई, तब तक संगीत का दौर बहुत बदल गया था। सोशल मीडिया ने पूरा जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जैसे टेक ओवर कर लिया। सारी चीजें, बड़े बड़े स्टार्स के भी देखिए ट्विटर अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं। तो हाँ ये चीज को समीर ने बहुत अच्छे से टैग किया बहुत जल्दी ही, कि हाँ यूट्यूब पे 2008 से इन्होंने जो अपने वीडियोस डालना शुरू किए, तो उस इनकी जर्नी के एक्चुअली एक कहे तो ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही जाता गया कि ऑडियंस हाँ से जुड़ने का इतना अच्छा मीडियम बन गया सोशल मीडिया। तो यूट्यूब पे हमारे ढेर सारे वीडियोस आप जानते हैं बहुत पॉपुलर हैं। और हाँ हाँ बिल्कुल। वहां से हमको रियलाइज हुआ कि आप अच्छा संगीत अगर लोगों तक पहुंचाएंगे तो हाँ फिल्मों का या एल्बम की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। आप अपने संगीत जी, को बहुत अच्छे से अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकते ये तो है कि कोई भी मतलब वर्क ऑफ एक्सीलेंस कह लीजिए या कोई मौलिक विचार है, वो हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। ये मैंने हैं। जी महसूस किया है। और जब जी जैसे मैंने आपको बताया कि संजय भाई ने जब मुझे समीर भाई के बारे में बताया था शुरू शुरू में, तब से ही मैं ये चाह रहा था कि किसी तरह आपका भोपाल आना हो। तब मैं यूट्यूब में ही ढूंढने चला था, और फिर मैं लगातार समीर भाई आपके गाने सुन सुन के बहुत मुग्ध होता रहा कि देखिए। और कि नहीं, मतलब वो सुनील जी, आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान का कोना नहीं, दुनिया के कोने कोने से लोग मैसेजेस भेजते हैं। हाँ और हमारा गाना सुन के समीर के जो लता जी के कवर वर्जन हैं या इवन हाँ हमारी गजलें हैं, वो इतनी पॉपुलर होती है YouTube पे। नहीं, वो तो मतलब एक तो रफी साहब की आवाज तो ठीक है, और फीमेल सिंगिंग में आप तो सभी गायकों गायिकाओं को गाने में सिद्धहस्त हैं। लेकिन समीर भाई उनके अलावा भी जो जिन आवाजों को गाते हैं उसमें भी वही वही लोच और वही प्रभाव दिखाई देता है, वही मखमली स्पर्श। तो ये सब बहुत एक बड़ी बात है। तो मैं मतलब मेरी जानने की जिज्ञासा रहेगी कि साथ साथ जो शुरुआत हुई ये कब से हुई, किस किस साल से हमने। पहला कंसर्ट देखिए, कंसर्ट याद है? मैं आपको बताता हूँ, मेरी जर्नी कुछ थोड़ी सी ऐसी रही है कि मैं 93 में आर्किटेक्ट बना, मैं आर्किटेक्ट हूँ। तो हाँ और उसी उसी दौरान मैंने फिल्मों में भी गाना शुरू किया। 93 94 में मैंने आशा जी के साथ जज्बात, एक फिल्म आई थी जज्बात, हाँ उसमें मैंने सारे गाने आशा जी के साथ गाए थे। वो मेरा पहला ब्रेक था, वो राम लक्ष्मण जी का म्यूजिक था। जी उसके जी बाद फिर मैंने परंपरा करके एक फिल्म आई जिसमें सैफ अली खान, आमिर खान थे, शिव हरी का म्यूजिक यश था, उसमें मैंने यश एक चोपड़ा गाना जी गाया। होंगे। फिर कुछ और फिल्में आई, उसमें भी मैंने गाना गाया। लेकिन ये सुनील जी क्या है ना, कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि मतलब ये मेरा एनालिसिस का कह लीजिए, सही गलत हो सकता हाँ है। हाँ लेकिन क्या हुआ कि इसमें ये बहुत साथ होना चाहिए, साथ होना चाहिए। इस डेस्टिनी और फेट जो है और लक जो है, ये बहुत बहुत जी बहुत पार्ट प्ले करता है, जिसको कहते हैं ना, टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो जी जी मैं कुछ कुछ ऐसे सिंगरों को भी मैंने देखा कि जो जिनको कुछ कुछ और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो यही करते और कहीं जाके उनको सक्सेस मिली बॉलीवुड में। लेकिन मेरा क्या हाँ हुआ कि मुझे 2 3 4 साल ये करने के बाद तो मुझे गाने तो मिल रहे थे, मैं गा रहा था, लेकिन कोई गाना सुपर हिट नहीं हो रहा था। और मैं आर्किटेक्ट भी था, और हमारे फैमिली में म्यूजिक को तो बहुत महत्व है। लेकिन मेरी मम्मी जो है वो एक एकेडमिक फैमिली से है, तो ये भी बहुत हाँ जरूरी हाँ था कि अपने दो पैरों पे खड़े हो जाओ, क्योंकि हमारे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट की फैमिली है ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे खुद को ही सही कुआं बात। खोदना, खुद को ही पानी पीना है। तो मैंने 25 साल की उम्र में एक डिसीजन लिया कि मैं अब आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस करूँ। तो मैंने एक कंपनी सेटअप की। हम्म, और भगवान का कुछ ऐसा कर्म रहा कि मेरी कंपनी 3 4 साल में 50 लोगों की कंपनी। वाह वाह। इतना हमने काम किया बॉम्बे में, क्योंकि बॉम्बे में तब कंस्ट्रक्शन में बूम था। तो एक तरफ हम्म, म्यूजिक था जहां पर मुझे काम मिल रहा था, लेकिन उस लेवल की सक्सेस नहीं मिल रही थी जो मुझे एक्सपेक्टेड थी।
और दूसरी तरफ मैं एक ऐसा काम में पड़ा जिसको मतलब पहली बार कर रहा था मैं आर्किटेक्चर भी, लेकिन उसमें हाँ। मेरा ग्राफ ऐसे चला गया कि मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई, बंबई में 3,000 स्क्वायर फुट का मेरा अपना ऑफिस हो गया। तो मैंने कई साल फिर वो किया, मैंने प्रोफेशनल म्यूजिक से मैं थोड़ा दूर रहा उस वक्त। अच्छा लेकिन जी। 2007 में जब मैंने एक मुंबई में मेरा अपना ऑफिस बनाया, जो लगभग हाँ 3-3,500 फुट का ऑफिस था। हाँ उसमें से मैंने 500 स्क्वायर फुट म्यूजिक स्टूडियो के लिए रखा जानबूझ के, क्योंकि ये मेरा पैशन है और मैं बेसिकली म्यूजिशियन हूँ। आर्किटेक्चर तो चलो ठीक है, अपने एक जीवनी के लिए कुछ जरूरी चीज होती है तो वो इंसान करता है, लेकिन मैं हाँ म्यूजिशियन हूँ और मैं जहां भी अपना पूरा वक्त बिता रहा हूँ वहां पे एक म्यूजिक स्टूडियो होना चाहिए, ये मेरे दिल में था। तो मैंने वहां एक म्यूजिक स्टूडियो बनाया है। और आज आप जितने यूट्यूब के मेरे गाने पुराने आप सुनते हो, 10 साल पहले, 12 साल, तो वो मैंने सारे उस स्टूडियो में पहले रिकॉर्ड कर किए और ऐसे ही रिकॉर्ड किया। ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कि इसको मैं यूट्यूब पे डालूंगा, यूट्यूब पे डालने से ये होगा, लोग सुनेंगे, कमेंट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। बस ये सोचा था कि मुझे इसमें मजा आता है। तो मैंने दिन कई कई दिन वहां बैठ करके कभी ये गाना रिकॉर्ड किया, कभी वो गाना। अभी मैंने आज ही फेसबुक पे ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर जो गाना डाला है, वो मैंने जी जी। 2010 में वहां रिकॉर्ड किया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि इसका क्या होने वाला है आगे। लेकिन मैं आपको बताऊं अब शुरुआत कैसे हुई। तो हाँ 2011 में जब मेरे कुछ 10-15 गाने यूट्यूब पे जा चुके, तो एक प्रमोटर है वेस्ट इंडीज में, जिन्होंने हाँ मुझे 95 में बुलाया था, क्योंकि मैंने प्यार किया जो फिल्म आई थी, आपको याद है, हाँ उसके मैंने इंग्लिश गाने गाए थे और वो इंग्लिश गाने वहां बहुत हिट हुए थे वेस्ट इंडीज में। तो उन्होंने मुझे वहां कुमार सानू के साथ टूर में बुलाया था 1995 में। तो जी जी। ऑलमोस्ट आप सोच लीजिए 17 साल के गैप के बाद उन्होंने मुझे वेस्ट इंडीज से फोन किया, मेरे यूट्यूब के गाने सुन के। आप रीच देखिए सोशल मीडिया की क्या है। मैं तो हाँ उस इंसान का नाम भी भूल गया था, उसका फोन नंबर तो भूल ही जाइए, मुझे कोई कांटेक्ट ही नहीं था उससे। उस हाँ हाँ बंदे ने मुझे 17 साल के बाद वेस्ट इंडीज से कांटेक्ट किया और कहा कि अरे तुम कहो कहाँ, मैं तुमको कब से ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि मैंने क्या बात। मैंने प्रोफेशनल सिंगिंग वैसे तो बंद ही कर दिया था। एक तो तरह मैंने से बोला हाँ। अरे यार म्यूजिक में यहीं पे हूँ, मैं यहीं कुछ और काम कर रहा था लेकिन म्यूजिक तो कर ही रहा हूँ। तो उसने मुझसे कहा तुम 2 महीने के बाद मेरे यहाँ तुम होली का कॉन्सर्ट करने आ रहे हो। ये जनवरी की बात है। मार्च में हमने हमारा पहला 2011 में इंटरनेशनल कॉन्सर्ट से ही हमने शुरुआत की। हमने बॉम्बे में शो ही नहीं किए कोई, डायरेक्ट हम चले हाँ गए वेस्ट इंडीज। और उस वक्त से फिर वहां से हम अमेरिका गए और अगले साल हमने अमेरिका में 65 शोज किए 2012 में। वाह तो वाह। ये हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने 6 से 700 शोज इंटरनेशनल किए हैं गए 8-10 साल में। तो ये हमारी जर्नी रही। कोई कुछ भी प्लानिंग नहीं है, कोई भी मार्केटिंग नहीं है, ना कोई मैनेजर है, ना कोई कंपनी है, बस मैं हूं और दीपाली और हमारे गाने हैं और ऑडियंस है, बस और कुछ भी नहीं। कितनी सुंदर बात है कि देश से बाहर दुनिया में एकदम इतना लार्ज स्केल पे अप्रिसिएशन मिला और फिर एक यात्रा। लेकिन कितने सारे गाने गाते हुए, लगातार इतने शोज करते हुए, आपने अपने सुनने वालों को जो कुछ अनुभूतियां और जो एहसास दिए वो अपने आप में अनमोल है। और मैं तो बिल्कुल। जैसे अब एक बात जो है वो मैं जब आपसे विदा लूंगा तब कहूँगा अपना जो मेरा एक जो मुझे लगता है, बाकी मैं बातें करता रहता हूँ। एक एक शोभना राधा कृष्ण जी अभी हमारे बीच ज्वाइन हुई है, ये गांधी कथा वाचिका है। अच्छा। बड़ी उम्र की है, हमारी बहन उम्र की। और करीब देश के 65 कंट्रीज में करीब जाके गांधी जी की व्यासपीठ पर बैठकर गांधी जी के जन्म से लेकर उनके उस तक 1 घंटे, और उसमें कुछ भजन भी होते हैं, कुछ गीत भी जो बापू को जो उनके आश्रम में गाते। तो इनसे एक बड़ा अपनापन हमारा है और बहुत सारे अपने मित्र सुन ही रहे हैं इस कार्यक्रम को। तो ये अभी अभी भी मुझे लगता है पिछले महीने भी आप ऑनलाइन लगातार कर रहे थे फेसबुक के माध्यम से। उस समय भी मैं रात रात को सुनता था आपके गाने। जी, अब थोड़ा सा ये आपको पता है, थोड़ा माहौल चेंज हो गया है इस साल स्पेशली। मैं हाँ आज ही मुझे फेसबुक की मेमोरी आती है, आपको याद है हर साल पिछले साल की मेमोरी आपको दिखाता है। तो आज ही सुबह मैंने एक मेमोरी देखी कि हमने इसी वक्त अगस्त में पिछले साल 25 इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स का अनाउंसमेंट आज के दिन किया था पिछले साल। तो मैंने आज लिखा है कि किसने सोचा था कि इस साल ये सारे कॉन्सर्ट्स हम कंप्यूटर के सामने बैठ के करेंगे, ऐसा किसी ने सोचा नहीं। लेकिन चलो ये भी एक दौर है, ये भी खत्म होगा और फिर इसके आगे
फिर से एक बार लाइव शो शुरू होंगे, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। नहीं, ये बात तो है सर कि एक सीमा के बाद इस तरह की जो परिस्थितियां जो 4-5 महीने से चल रही हैं, सुनील जी एक सीमा के बाद, हाँ, जी जी। आप भी पानी वानी पी लीजिए। मैंने बहुत इनफॉर्मल पूरा वातावरण बनाया है कि सुनील जी एक मिनट, चाय कॉफी भी रख सकते हैं पास। हाँ, नहीं, कर लीजिए, बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी सुनील जी। हाँ, तो अब इस बीच हम आपसे कुछ सुन ले तो अच्छा रहेगा, फिर हमारी बात आगे बढ़ेगी। आप चूंकि क्यों नहीं, आपका, क्योंकि आपके इतने सारे आयाम है, आपको स्वयं क्या पसंद होगा आरंभ में सुनाना? अरे वैसे तो बहुत कुछ पसंद है। मैं दीपाली से पूछता हूँ, क्या दीपाली क्या गाएंगे बताओ? कोई गाना बुरा लगता है? सुनील जी सुनाई दे रहा है ठीक से? जी बिल्कुल। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ये गाना सुनील जी मैंने पिछले वर्ष अनूप जलोटा जी के बर्थडे पे, बहुत बड़ी पार्टी होती है हर साल, तो उन्होंने फरमाइश की कि समीर ये सुनाओ, तुम्हारे गले से मुझे रफी साहब का गाना सुनना है। तो 100-150 लोग थे, तो वो क्लिप यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे भी है। जी जी। वो क्लिप लगभग 1.5 मिनट की क्लिप है, किसी ने ऐसे ही फोन से ले ली है। ठीक से मेरी शक्ल भी नजर नहीं आ रही, लेकिन गाना ठीक से सुनाई दे रहा है। आज कम से कम 5 लाख लोगों ने वो क्लिप देख ली है 1 साल के अंदर। तो ये मतलब ऐसा जो एक चीजें होती है वो कहां से कहां पहुंच जाती है। हाँ, ये तो एक बार मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत फिर मुझे नरगिस आँखों का सहारा दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मैंने एक बार तेरी झलक देखी है, मेरी हसरत है कि मैं तेरा दीदार करूं, तेरे साए को समझ कर मैं हंसी ताजमहल, चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं, अपनी महकी हुई जुल्फों का सहारा दे, मेरा खोया हुआ रंगीन
सारा दे दे मेरे महबूब तुझे, मेरे मोहब्बत मेरी ख्वाब की ताबीर मेरी जान गजल, जिंदगी में तुझे याद किए जाती है, रात दिन मुझको सताता है तसव्वुर तेरा, दिल की धड़कन तुझे आवाज दी जहाती है, अपनी महकी जुल्फों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे, मेरे मोहब्बत की कसम। बहुत सुंदर, सबकी तरफ से। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम को आप, सुजाता राय हैं लिख रही है कि इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर लीजिए, हम बाद में भी देखना चाहेंगे। तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी बातचीत आधे पौन घंटे बाद यूट्यूब में चली जाती है हमारे चैनल में, और समीर भाई को भी साझा करूंगा तो फिर वो और व्यापक हो जाएगी। वो लिंक वहां से शेयर कर सकता हूँ। सही बात है। जी जी जी, एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से स्टेज पर आप लोगों ने बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा के साथ भी शो किए हैं, तो ये बड़ा ऑर्केस्ट्रा किस वक्त आपको जरूरत पड़ता है? ऐसे कौन से कार्यक्रम रहे होंगे, एक तो कोई कार्यक्रम आप याद करना चाहें जिनमें आपने बहुत अधिक म्यूजिशियनों को लेकर कार्यक्रम किया हो? हमने एक्चुअली, मैंने जब 2010-11 में शुरुआत की, तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी शुरुआत ही वेस्ट इंडीज से हुई, उसके बाद हम यूएस गए, वहां से शूट की। तो जब हम वापस आए तो लगा कि अब तो यहाँ पर भी शुरू करना चाहिए। तो हमने पहले हमारे जो 3 कॉन्सर्ट्स थे वो 50 म्यूजिशियंस को लेके किए, बॉम्बे और पुणे में। और आप जानते हो मैं रफी साहब का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो हमारे पहले शो का टाइटल ही था सोल ऑफ रफी। तो रफी साहब के सारे ही, मतलब रफी साहब के तो अनगिनत गाने हैं, उसमें तो 50 प्रोग्राम हो सकते हैं, आप जानते हैं। लेकिन रफी साहब के चुनिंदा गीत, और वो भी ऑर्केस्ट्रा के साथ में, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, एहसान तेरा होगा मुझ पर, फिर मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, शम्मी कपूर जी के कई गीत, ऐसे अन्य, तस्वीर तेरी दिल में, कर चले हम फिदा जानो तन साथी, ऐसे कितने सारे गाने जो रफी साहब का नाम लेते ही जबान पर आ जाते हैं।
तो ऐसे कई सारे गाने हमने पहली बार 50 म्यूजिशियनों को लेकर के, जो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा है उसको लेकर के बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े थिएटर्स में बम्बई और पूना में पेशकश की। तो हमारे एक्चुअली शुरुआत जो हमारे लोकल, जो हमने साथ में परफॉर्म करना शुरू किया, तो हमने शुरुआत ही इससे की कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म रखेंगे और एक बड़ी पेशकश करेंगे लोगों के सामने, तो लोगों को और एक कुछ अद्भुत और एक नया देखने में। इसका एक बड़ा भव्य प्रभाव पड़ता है। मैंने देखा है कि वो जो अभी शाम को भी मैं देख रहा था, बल्कि तो वो सब सभागार इतने भरे हुए थे खचाखच की कुछ पूछो नहीं। बिल्कुल नहीं, ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा रही है कि हम आज भी जब प्रोग्राम करते हैं, भले 50 म्यूजिशियनों के साथ नहीं करें, लेकिन सभागृह खचाखच भरा ही होता है। भोपाल में भी आपने देखा, आपने तो आप ही ने आयोजन किया था इतना अच्छा कि लोग आखिरी गाने तक बिल्कुल अपनी सीट से हिले नहीं, और आखिरी गाने में भी कह रहे थे कि और थोड़े गाने हो जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन समय की सीमा होती है। तो एक ईश्वर की कृपा रही है कि हमेशा ही जहां जहां हम गए हैं हमें बहुत अच्छी ऑडियंस मिली है। इसमें ये जरूर जानने की जिज्ञासा रहेगी कि जिस तरह से आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत गुणी हैं, लेकिन कई बार क्या ऐसा होता है आपस में कि एक दूसरे को करेक्ट करना पड़ता है कुछ? नहीं, वैसे तो यही मुझे ज्यादा करेक्ट करती है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो सुर, सच्चा सुर जो होता है, एक प्योर सुर, हम सब जितने भी कलाकार हैं उसी को साधते रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि एक जन्म भी कम पड़ता है। और बड़े गुलाम अली खान साहब को जब उनकी तबीयत नासाज थी आखिरी दिनों में उनके, कहते कि वो हॉस्पिटल में सुर मंडल अपने यहाँ रख के दिन भर वो उस स्थिति में भी गाते रहते थे। और किसी ने उनसे पूछा, तब उन्होंने कहा कि सच्चा सा जो है वो तो अब मुझे समझ में आ रहा है। तो आपने जब करेक्ट करने की बात की, तो ये बात समीर ने मुझे बहुत मेरे में ये इम्प्रूवमेंट आई कि मैं सच्चा सुर समझने लगी हूँ। लगाने की बात तो बाद में आएगी, लेकिन एक जब आपका सुर सही लगता है तो आप खुद उसको एंजॉय करते हो, और जब आप अपने संगीत को खुद एंजॉय करेंगे तभी आपकी ऑडियंस भी उसको एंजॉय करेगी। म्यूजिक में हमने गुरुजनों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है जो बहुत कम लोग कहेंगे, लेकिन म्यूजिक में, सिंगिंग में क्या करना चाहिए उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं करना चाहिए। और वो सीखने में कई वर्ष बीत जाते हैं, कई बहुत बहुत वक्त बीत जाता है ये सीखने में कि आप, क्योंकि हर सिंगर की एक विशेषता होती है और हर सिंगर का एक दायरा भी होता है। मैं मानता हूँ कितना भी वर्सेटाइल सिंगर हो, एक उसका दायरा होता है और उसमें कई विशेषताएं होती है। तो उन विशेषताओं को आइडेंटिफाई करके अपने दायरे में एक्सेल करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सिंगर हम देखते हैं, यंग सिंगर जो बहुत भटकते हैं बाहर। तो एक दायरा कायम करना, अपना जो बेस्ट है, मैं हमेशा कहता हूँ, लोग मुझसे पूछते तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि ऑलवेज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अगर आप किसी चीज में आपको लगता है कि आप बेस्ट इसमें हो, तो आप उसी को फॉरवर्ड फुट कीजिए, क्योंकि हमेशा आपका बेस्ट परफॉर्मेंस उसी में आएगा। सही बात है। कई बार ऐसा भी लगा कि कुछ बहुत उम्मीद से दुगना हो गया हो, तब दोनों ने एक दूसरे को सराहा भी हो कि आज तो मजा आ गया, ऐसा कोई वाकया? ऐसे बहुत सारे वाकये हैं, मैं आपको बताऊं। कई बार ऐसे होता है कि हम ऐसे देशों में जाते हैं जब हमको पता नहीं होता कि यहाँ एक्सपेक्ट क्या करना है, क्योंकि ऑडियंस वहां की ऐसी होती है जिनको हिंदी समझ नहीं आती लेकिन गाने पसंद। तो अब ऐसी ऑडियंस से कनेक्ट कैसे करें? मतलब जैसे वेस्ट इंडीज में ट्रिनिडाड की बात करूं अगर, या सूरीनाम की बात करूं, तो सूरीनाम में हमारा 2017 में शुरू हुआ था, अब अगर 3000 लोग ऑडियंस में थे। तो अब उनको किसी को भी हिंदी बात करना नहीं आता, उनको वो बात इंग्लिश करती, क्योंकि वो एक्चुअली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से वहां गए हुए 150-200 साल पहले उनके पूर्वज गए वहां पे। तो उनकी पैदाइश वहीं की है, उनके हाव भाव वहीं के हैं, नाम इंडियन है, कपड़े इंडियन पहनते हैं, लेकिन भाषा वो उधर की हो गई है। कल्चर अब थोड़ा, वो बहुत कोशिश करते हैं इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करना, लेकिन हिंदी बोल नहीं पाते। लेकिन हिंदुस्तानी फिल्मों से और हिंदुस्तानी म्यूजिक से उनको इतना प्यार है कि हम जब वहां गए तो हमने जो वहां पाया कि, मतलब आप सोचिए कि जैसे अगर हम इंडिया में शो करते हैं तो समझ लीजिए मैंने रफी साहब का कोई उड़ता हुआ गाना ले लिया, मैं जाके अमला पगला दीवाना, तो ऑडियंस में कुछ लोग नाचेंगे, ये तो स्वाभाविक है। वहां पर जब दीपाली ने लग जा गले गाया तो लोग उठ के नाचने लगे।
मतलब उनको अच्छे संगीत से प्रेम है। वो फास्ट हो स्लो हो उससे उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन इन गानों से उनको इतना प्रेम है कि आप पूछिए मत। और वैसे ही हम इजराइल गए थे, 2 साल 3 साल पहले की बात है, हम इजराइल गए थे, वहां पे भी 2-2.5 हजार लोगों का क्राउड था। और हमें कल्पना नहीं थी कि वो किस कदर वो म्यूजिक के प्रेमी है और किस कदर वो अच्छे म्यूजिक के और इंडियन म्यूजिक के भूखे हैं। तो जब ऐसा ऑडियंस मिलता है जहां पर हमको पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, और जब कुछ अद्भुत हो जाता है, तो फिर वो यादें बहुत ज्यादा आपके दिल में रह जाती है। जीवन में संगीत का होना, सुर का होना और दोनों का साथ होना, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे आप भी और आप भी? आप भी बताओ। मैं यही कहती हूँ कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। तो इंसान जो सोचता है ये हमेशा हो, ये जरूरी नहीं है। और जब ये होता है तो ये एक बहुत ही सुंदर इत्तेफाक हो जाता है, जो हमारे साथ हुआ। इत्तेफाकन हम बहुत हस्बैंड वाइफ से ज्यादा बहुत अच्छे दोस्त हैं। और हमारी संगीत के प्रति जो हमारी निष्ठा कहिए, प्यार कहिए, हाँ, संगीत हमारा फर्स्ट लव है। हम गायक तो है, लेकिन उससे भी पहले हम अच्छे संगीत के प्रेमी हैं। हाँ, तो हम दोनों का म्यूजिक का जो टेस्ट है वो भी बड़ा सिमिलर है। जैसे मेहदी साहब की गजलें या लता जी के गाने, रफी साहब के गाने। मुझे थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक में भी बहुत ज्यादा लगाव है। क्लासिकल म्यूजिक सुनना मैं बहुत पसंद करती हूँ। ठुमरी सुनना पसंद करती हूँ। राशिद खान साहब, किशोरी अमोनकर जी, भीम सिंह जोशी जी, ये सब इनको सुनना और क्लासिकल गाना भी बहुत पसंद करती हूँ। तो वैसे म्यूजिक की तरफ जो हमारा लगाव है ना, उससे हमारी जो जर्नी है वो इतनी मजेदार हो गई है और बहुत ही मजा आ रहा है। क्योंकि हमारे घर में ही हमने एक छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ है, तो हर हफ्ते हम कुछ क्रिएट करते हैं। आप कितने सारे हमारे YouTube के वीडियोस देखते होंगे, जो अभी लॉकडाउन में तो घर में ही शूटिंग भी करना पड़ रहा है, क्योंकि अब YouTube की रिक्वायरमेंट है कि एक वीडियो भी हो साथ साथ। आजकल लोग गाने सुनते कम है, देखते ज्यादा है, आप जानते हैं इस बात को। तो एक क्रिएटिव जर्नी है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि लाइफ इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट इट्स अ जर्नी। तो हम दोनों कभी भी कल का नहीं सोचते, हम आज का सोचते हैं और आज को एंजॉय करते हैं। और आज कुछ नया करें, आज कुछ म्यूजिक में कुछ नया करे, कुछ एंजॉय करे, ऐसा कुछ करे जो लोग भी एंजॉय करे। तो इससे सफर बहुत सुहाना होता है। और एक खास बात मैं कहना चाहूंगी समीर की, कि ये बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। जब आप जानते हैं कि ये जो क्राइसिस अभी चल रहा है उसको 6 महीने हो गए, तो जब ये मार्च महीने में लॉकडाउन शुरू हुआ, अप्रैल होते होते ऐसा लगा कि अब तो ये एक्सटेंड ही होते जा रहा है, एक्सटेंड। और महाराष्ट्र तो हॉटस्पॉट था बिल्कुल इस चीज का। बहुत ज्यादा। जी, मैंने कहा समीर से कि पता नहीं अपना फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि जब तक कि गैदरिंग्स अलाउड नहीं होते, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, तो प्रोग्राम्स तो हो ही नहीं पाएंगे। फिर मैंने कहा तो तुम कहाँ दुखी हो, तुम तानपुरा लगा के गाना गाओ, अपने घर में मस्त रहो, खाओ पियो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो तब मैंने रियलाइज किया, और सच में ये 6 महीने कैसे निकल गए पता नहीं चला। धीरे धीरे लोग भी अकस्टम हो गए, अब ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स होने लगे हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी है ना, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्राइसिस तो किसी की भी जिंदगी में आने ही आने हैं। तो उसी से तो जिंदगी की जो एक जर्नी है वो कंप्लीट होती है। हम अगर सोचते हैं कि हर एक दिन सुबह ही सुबह हो, रात हो ही नहीं, तो वो तो पॉसिबल है। बहुत सही कहा। ये तो है कि हर सदी में कोई ना कोई बड़ा हादसा जो है होता है, और हमारी गार्जियन पीढ़ियां उसकी गवाह होती हैं। हर 100 साल में कभी विश्व युद्ध होगा, प्लेग जैसी महामारी होगी, अब ये कोरोना आ गया। तो अब ये है कि हम लोग के समय में ये हुआ है, तो इससे हमको एक बहुत बड़ा सबक भी दिया है, और नए सिरे से जिंदगी पर पुनर्विचार करने का, और कैसे कठिन समय में सामान्य रहा जाए। जैसे मैं समीर भाई आपको बताना चाहूंगा कि मैं शायद उस समय 14, 15, 16 साल का ही था जब गैस ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में। जी। तो वो हम लोगों के जीवन का एक ऐसा हादसा था कि अचानक से बस रात को सोए अच्छे भले, और सुबह इतना बड़ा बिल्कुल संहार हो गया। तो ये सब चीजें बहुत बहुत कुछ सबक देती।
अभी हमारे कार्यक्रम में 2-3 बहुत अच्छे लोक गायक भी सुन रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। वो एक उज्जैन से हैं, मालवी लोक गायक हैं, उज्जैन की जो मालवा की बोली होती है। सुंदरलाल मालवी जी एक इलाहाबाद से आल्हा के गायक हैं, रामरस पांडे जो आल्हा उदल की जो जोशीली गायकी है उसको गाते हैं वो। और राजीव वर्मा जी, अभी आपने मेरे प्यार किया का जिक्र किया, जो आपने अंग्रेजी में गा रहे, राजीव वर्मा जी भोपाल में हमारे बड़े भाई साहब हैं जिन्होंने सलमान के फादर का रोल किया था। हाँ, उन्होंने तो रोल किया उसमें। नमस्कार सभी को नमस्कार। तो वो ज्वाइन हुए हैं। और हमारे पास लगभग समय अभी 9 मिनट है। अच्छा ओके। तो अगर मैं एक गीत आपसे और सुन लूं और फिर हम अपनी बात को पूरा करें तो आनंद हो जाएगा। हाँ। हम दोनों और एक रफी साहब का गाना गाते हैं, तो रफी साहब जी। राजीव जी ने आपको रिप्लाई किया है। समीर भाई जी, राजीव जी ने आपको रिप्लाई किया, नमस्कार। बहुत नमस्कार। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कब होगे बोलेंगे अब, रोने कब होगे रोलेंगे, आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसास तेरा होगा जब दीजिए आना, जब शाम ढले आना, जब दीजिए आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीजिए आना, जब शाम ढले आना, मैं पल कर डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मैं पल कर डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मेरी प्रीत का काजल अपने नैनों में मलेंगे आना, जब दीजिए आना, जब शाम ढले आना।
बदन चंचल चित मुझे दोष देना जगवालो मुझे दोष देना जगवालो हो जाए कर दे दीवाना सफर चंचल चित जरा सिवा होती है गायक के लिए यही है कि बस मेरी आवाज याद रहे, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, अगर आपको याद। बहुत सुंदर बातचीत और बहुत अपनेपन से ये समय निकला है और हम सभी को याद रहेगा जो सुनने वाले हैं। नित्या जी हैं जिन्होंने आपके लिए लिखा है, बहुत अच्छा अनुभव रहा। शायद वो आप उनको जानते होंगे या वो जानती होंगे आपसे। और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ आपको और जल्दी ही हम चाहेंगे कि ये समय व्यतीत हो, ये उलझन भरा, और बिल्कुल। वापस फिर इस दुनिया में रौनक स्थापित हो। जरूर होगी। जो मैं कहने वाला था, अपना एक वाक्य, उसी से हम विदा लेंगे कि आप दोनों की दिव्य उपस्थिति जो है वो किसी भी मंच पर अद्भुत होती है। आपको सुनना जीवन के सच को पाने जैसा है। और जिस तरह से आप सुर साधते हैं, जो निष्ठा आपकी है कला के प्रति, कलाकार के प्रति, और रफी जैसे इतने बड़े महान दरवेश के प्रति, तो ये काम कोई नहीं कर रहा। और मैं ये शोभना जी भी लिख रही है कि हमेशा याद रहेगी आपकी आवाज। अब ये अच्छा, हमारी डॉक्टर बहन अभी अभी ज्वाइन हुई है सर, ये समय जा रहा है जब ये दमोह जिले में डॉक्टर हैं हमारी छोटी बहन गंगेले श्रद्धा, ये अभी अभी है। तो अभी इनको यूट्यूब से सुनने को मिलेगा, लेकिन हम आपके बहुत आभारी हैं और हम लोग जल्दी मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सुनील जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत कृतज्ञ।